आदाब नाज़रीन, इस्तकबाल है आप सभी का। आज फिल्म की गजब कहानी में एक और नई फिल्म की दिलचस्प दास्तां लेकर हाजिर हैं। एक बार फिर मैं हूं आपके साथ चित्रा और मैं हूं आपके साथ रिजवान खान, और आप सबका एक बार फिर से नए शुमारे में खैर मकदम करता हूं। और चित्रा, कैसी हैं आप? ये बताइए। मैं बढ़िया हूं रिजवान, आप बताएं आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूं, हमेशा की तरह फिट एंड फाइन हूं। और मैं भी आपकी तरह हमेशा की तरह फिट एंड फाइन। अच्छा, एक बात बताइए, मुझे ऐसा लगता है कि कितना खुश हो जाती है ना आप जब भी आप इस शो को करती हैं, शायद मेरी प्रेजेंस की वजह से। फिर गलतफहमियां रिजवान, पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपको अपने बारे में ना बहुत सारी गलतफहमियां और डाउट्स जो है ना उनको क्लियर करने की जरूरत है। ये आपकी प्रेजेंस की खुशी नहीं, ये नाजरीन से मुखातिब होने की खुशी होती है। चलिए, खुश तो होती है ना, बस इतना ही काफी है। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन चलिए, हमारी नोकझोंक तो चलती रहेगी, लेकिन आपको पता है मेरे पास एक सवाल है आपके लिए। जी पूछिए, कोई वाहियात सवाल नहीं होना चाहिए। आप मेरे सवाल आपके सवाल से तो बेहतर होते हैं। चलिए पूछिए। अगले जन्म में आपको यदि मौका मिले, पुनर्जन्म आपका यदि हो और आपको नेक्स्ट कोई जन्म लेना हो, तो आप क्या पैदा होना चाहेंगे? यानी कि क्या आप नेक्स्ट जन्म में आप चाहते हैं कि आप बने? अगले जन्म की अगर बात है तो देखिए, मैं इंसान तो नहीं बनना चाहता, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, लाइफ में बहुत स्ट्रेस होता है। मैं शेर बनना चाहूँगा। देखिए, पिछले एपिसोड में मैंने कहा था कि आपकी लाइफ बोरिंग है, आप मान नहीं रहे थे, और आखिर आज आपने खुद एक्सेप्ट कर लिया। नहीं, बोरिंग नहीं, लेकिन स्ट्रेस की वजह से। मैं अगला जन्म अगर मुझे मिले तो मैं शेर इसलिए बनना चाहूँगा क्योंकि देखिए, शेर की लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं होता। जब मर्जी आती है शिकार करता है, फिर सुस्ता लेता है, और सब डरते हैं उससे जंगल में। कोई लाइफ में परेशानी नहीं, टेंशन नहीं। परेशानी और टेंशन की बात है तो मैं आपको बता दूं कि मंकी की लाइफ में भी ना कोई टेंशन नहीं होता, कोई स्ट्रेस नहीं होता। आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। मतलब क्या है आपका कि मैं मंकी लगता हूँ? मैं मंकी बनूं? समझदार लगता तो नहीं हूँ। समझदार के लिए इशारा काफी होता है, आप समझ जाइए। नहीं, समझता हूँ मैं उन्हीं की बातें सिर्फ हूँ जो बहुत समझदार होते हैं और समझदारी की बातें करते हैं। आपकी बातें समझने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए तो आपको समझ में नहीं आती। समझदारों की बातें आपकी समझ से परे हैं। चलिए, हमारी ये नोकझोंक चलती रहेगी, लेकिन आज एक फिल्म की यदि हम बात करें, और आज जिस फिल्म की हम बात करने वाले हैं, दरअसल वो मैंने कल देखी थी और वो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज उस फिल्म की बात करें। मैंने कल कर्ज फिल्म देखी थी और उसमें पुनर्जन्म का ही एक कॉन्सेप्ट था, और इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा था। अच्छा, ऋषि कपूर साहब वाली कर्ज? जी बिल्कुल, तो बहुत बड़ी हिट फिल्म थी सुभाष घई साहब की, और उसके गाने भी खास तौर पर, मतलब अभी तक मेरे दिमाग में आप कहें तो बैक टू बैक वही गाने रिवाइंड मोड में चल रहे हैं। तो मतलब आप चाहती हैं कि आज हम अपने नाजरीन को कर्ज फिल्म की दिलचस्प कहानी सुनाएं? जी बिल्कुल, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग फिल्म भी है और उससे जुड़े हुए किस्से भी। वाकई किस्से तो बहुत सारे ऐसे जो नाजरीन सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। तो चलिए, ये ख्वाहिश आपकी पूरी कर लेते हैं कि गाने भी आपको सुनाएंगे, नाजरीन को भी, और साथ में कर्ज फिल्म की जो दिलचस्प कहानी है, पर्दे के पीछे के अनकहे किस्से हैं, वो तमाम आपको बताएंगे। तो चित्रा, सबसे पहले एक काम करते हैं, इस फिल्म से जुड़ी हुई कुछ खास बातें जो हैं, हाँ, उसके बाद इसके गाने और बाकी पहलुओं की बात बाकी कुछ ऐसे सीन्स हैं या कुछ ऐसे दिलचस्प वाकया हैं इस फिल्म के, वो बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बिल्कुल रिजवान। तो आइए नाजरीन, सबसे पहले फिल्म कर्ज से जुड़ी हुई कुछ दिलचस्प बातें आप जान लीजिए। हिंदी फिल्मों की बात की जाए तो सालों से हम अलग अलग तरह की फिल्में देखते आए हैं। कुछ फिल्म्स सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट और तफरीह देती आई हैं। कुछ फिल्म्स ने एक सोशल मैसेज आवाम को दिया है, कुछ फिल्म्स ने मुआशरे की हकीकत को पर्दे पर बयां किया है, और कुछ फिल्म्स ने हिंदुस्तान में पुनर्जन्म के अकीदे को पेश करने की कोशिश की है। फिल्मों में पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट को लोगों ने कभी पसंद किया और कभी पसंद नहीं किया। इस तरह की फिल्मों की शुरुआत 1949 में आई हिट फिल्म महल से हुई थी। इसके बाद मधुमती की कामयाबी ने फिल्म मेकर्स को पुनर्जन्म पर फिल्में बनाने के लिए इंस्पायर किया, और ये सिलसिला चलता रहा। कमाल ये रहा कि पुनर्जन्म वाली फिल्में कामयाब रहीं। इन फिल्मों को लोगों ने हमेशा पसंद किया, फिर चाहे वो नीलकमल, महबूबा, कुदरत, कर्ज, या 90 के दशक में आई करण अर्जुन, और फिर 2000 के दशक में आई ओम शांति ओम, ये तमाम फिल्में कामयाब रहीं। आज हम इसी तरह की एक फिल्म, जिसको सुभाष घई ने सन 1980 में ऋषि कपूर को लेकर बनाई थी, उसकी बात करेंगे। बात होगी आज फिल्म कर्ज की, जो सुभाष घई की हिदायतकारी में बनी हुई चौथी फिल्म थी। 1976 में आई फिल्म काली चरण की कामयाबी के बाद सुभाष घई ने और 2 फिल्में बनाई थी, जो ज्यादा कामयाब नहीं हो पाईं। इसीलिए सुभाष घई के लिए जरूरी था
कि अब करियर को आगे ले जाना है तो एक ऐसी फिल्म बनानी पड़ेगी जो कामयाब हो। और फिर उन्होंने एक हॉलीवुड फिल्म द रीइंक्रेनेशन ऑफ पीटर प्राउड से इंस्पायर होकर फिल्म कर्ज की कहानी पर काम करना शुरू किया। कर्ज फिल्म की कहानी इस तरह से लिखी गई कि वो सीधा लोगों के दिलों में उतर जाए। सुभाष घई ये जानते थे कि पुनर्जन्म की कहानी को लोग कभी कभी हजम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसमें लोगों को लगता है कि कैसे किसी का पुनर्जन्म हो सकता है और उसे पिछले जन्म की सारी बातें याद हों और वो अपने पिछले जन्म का बदला भी ले सके। इसीलिए सुभाष घई ने एक स्ट्रेटजी और तैयार की कि वो इस फिल्म को म्यूजिकल भी बनाएंगे और इसका म्यूजिक और गाने ऐसे तैयार करेंगे कि अगर फिल्म कामयाब ना हो तो कम से कम म्यूजिक हिट हो जाए। और ऐसा ही हुआ। जब फिल्म रिलीज हुई तो शुरुआत में फ्लॉप हो गई, लेकिन इसके म्यूजिक ने और खास तौर पर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की सिग्नेचर ट्यून ने धमाल मचा दिया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने ऐसा म्यूजिक तैयार किया था जो उस वक्त हिंदी फिल्मों में मामूली बात नहीं थी। म्यूजिक को वेस्टर्न फील देने की कोशिश की गई थी। हालांकि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की थी। उस साल की 9वीं फिल्म थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन किया था, लेकिन फ्लॉप हो गई। सुभाष घई ने भी 2008 में दिए गए अपने इंटरव्यू में कि फिल्म फ्लॉप डिक्लेयर हुई थी क्योंकि कर्ज बहुत आगे के जमाने की फिल्म थी। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले सालों में ही इस फिल्म को क्लासिक स्टेटस मिला और लोगों ने पसंद किया। जब फिल्म की कहानी पूरी हुई तब ऋषि कपूर और सिमी ग्रेवाल ने शुरुआत में काम करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन दोनों को लगा कि सुभाष घई ने अब तक ज्यादातर एक्शन फिल्में बनाई हैं और अब वो म्यूजिकल स्टोरी बना रहे हैं तो शायद ये फ्लॉप हो जाए। लेकिन तकरीबन 2 महीने तक दोनों से इसरार के बाद उनको राजी किया गया और वो फिल्म करने के लिए तैयार हो गए। सुभाष घई ने इस फिल्म की रिलीज से पहले काफी प्रमोशन किया था ताकि फिल्म कामयाब हो और उनको इस फिल्म पर इतना एतमाद था कि वो रिलीज से पहले ही समझने लगे थे कि फिल्म बहुत बड़ी हिट होगी। सिर्फ सुभाष घई को ही नहीं बल्कि फिल्म के लीड एक्टर ऋषि कपूर ने भी रिलीज से पहले ये सोच लिया था कि फिल्म कामयाब रहेगी। अब एक दिलचस्प बात आपको बताते हैं, इस फिल्म ने रिलीज के बाद क्यों इतनी ज्यादा कामयाबी नहीं बटोरी जितनी कि सुभाष घई और ऋषि कपूर ने सोची थी। हुआ यूं था कि जिस दिन ये फिल्म रिलीज होने वाली थी उससे 1 हफ्ते पहले फिरोज खान की फिल्म कुर्बानी भी रिलीज होने वाली थी। फिरोज खान ने भी अपना सारा पैसा फिल्म कुर्बानी में लगा दिया था और उनके लिए भी जरूरी था कि उनकी फिल्म कामयाब हो। ये भी कहा जाता है कि दोनों फिल्मों के आसपास रिलीज होने के मसले पर सुभाष घई ने फिरोज खान से बात भी की थी कि वो अपनी फिल्म कुर्बानी को आगे रिलीज करें, लेकिन वो नहीं माने और फिरोज खान ने कुर्बानी को 1 हफ्ते पहले 20 जून 1980 को रिलीज किया, जबकि फिल्म कर्ज 27 जून 1980 को रिलीज हुई। क्योंकि कुर्बानी बहुत बड़ी हिट हुई और काफी हफ्तों तक थिएटर्स में लगी रही, शायद इसीलिए कर्ज फिल्म को शुरुआती दौर में नाकामी झेलनी पड़ी। हालांकि फिल्म कर्ज बाद में क्लासिक स्टेटस हासिल कर चुकी थी और लोगों के साथ फिल्म मेकर्स को भी काफी पसंद आई थी। इसी से मिलती जुलती कई सारी फिल्म बाद में भी बनाई गई। सबसे मशहूर तो शाहरुख खान की 2007 में आई फिल्म ओम शांति ओम रही, जो कि कर्ज से ही इंस्पायर होकर बनाई गई थी। कुल मिलाकर सुभाष घई की फिल्म कर्ज ने वो कहानी लोगों को दी जो जमाने से आगे की कहानी थी और शायद यही वजह रही कि यह फिल्म आगे चलकर लोगों को और क्रिटिक्स को भी बहुत पसंद आई। आइए कर्ज फिल्म का एक सीन देखते हैं। बेटा, नानी माँ, 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 नानी माँ बोलने लगी। रवि आ गया। आजा बेटा, तुम बहुत थक गए होंगे। पिंकी, रवि आ गया, रवि आ गया है। पिंकी, बेटा, मैं जानती थी तुम देर से आओगे पर जरूर आओगे। बोलो, तुम बोलते क्यों नहीं? रवि,
मेरे दिल के टुकड़े, तुम मेरे रवि हो ना? हाँ, तुम मेरे रवि हो, मेरे दिल के टुकड़े रवि, मेरे दिल के रवि। आप सब लोग इन्हें अकेला छोड़ दीजिए। आप माफ कीजिए, इनके दिमाग पर गहरी चोट लगी। मैंने कहा ना अकेला छोड़ दीजिए इन्हें। चलो भाई सब लोग, आप सब संभाल लेंगे। तुम रवि हो ना, मेरा बेटा रवि? हाँ माँ, मैं रवि हूँ। किसी ने मुझे नहीं पहचाना और तुमने पहचान लिया। देखा, मेरे बेटे ने मुझे पहचान लिया। तो वाकई रिजवान काफ़ी दिलचस्प किस्से हैं और इस फिल्म में खासतौर पर ऋषि कपूर साहब, क्योंकि वो मेरे ज़्यादा फेवरेट है और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मुझे उन पे क्रश भी था। अच्छा। हालांकि आजकल उनके बेटे पे वो ट्रांसफ़र हो गया है। तो मैं सोचती हूँ कि फिलहाल यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुक जाते हैं और ब्रेक के बाद ऋषि कपूर साहब से बड़ी जुड़ी हुई बातें करेंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कर्ज फिल्म की दिलचस्प कहानी आपको बता रहे हैं और ब्रेक के बाद बताएंगे कि क्यों ऋषि कपूर साहब मायूस हो गए थे इस फिल्म की रिलीज़ के बाद। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ऋषि कपूर ने कभी ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं सोचा था कि फिल्म कामयाब नहीं होगी। वो ये सोच बैठे थे कि फिल्म सुपर हिट होगी और नतीजा ये रहा कि वो डिप्रेशन में चले गए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है अजब फिल्म की गजब कहानी में। हम लेकर आए हैं आपके लिए आज फिल्म कर्ज की दिलचस्प कहानी। चित्रा, उम्मीद करते हैं ये कहानी जो है कर्ज फिल्म की लोगों को पसंद आ रही होगी और अभी तो बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जो इस फिल्म के साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल रिजवान, और खास तौर पर इस फिल्म में मेरी निगाहें तो आप एक तरीके से कह सकते हैं कल जब मैं ये फिल्म देख रही थी तो सिर्फ और सिर्फ ऋषि कपूर साहब पर टिकी हुई थी, जो एक तरीके से हम कहें तो चांद सा चेहरा उनका नजर आता है। हालांकि आज तक नूर बरकरार है, लेकिन उस जमाने की बात करें तो मुझे लगता है कि सबसे खूबसूरत, किसी एक्टर के लिए यदि खूबसूरत वर्ड का इस्तेमाल किया जाए तो शायद वो ऋषि कपूर साहब के लिए ही होगा। चांद सा चेहरा तो नाज़रीन हमारा भी है, कभी इन्होंने ऐसे तारीफ तो की नहीं हमारी। रिजवान, मैं चांद की बात कर रही हूँ, ग्रहण की नहीं। मतलब मैं ग्रहण हूँ। अब आप जो समझें। चलिए, आपकी बातें वाकई बहुत बुरी होती हैं, आप चोट पहुंचाने में बहुत ज्यादा सच माहिर हैं। हमेशा कड़वा होता है। जी, चलिए हम ग्रहण ही सही हैं, वो तो नाज़रीन तय कर लेंगे कि चांद है या ग्रहण है। आपके तय करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, चॉइस अपनी अपनी। जी। अब बात करेंगे इस फिल्म के लीड एक्टर की, यानी इनके फेवरेट एक्टर जिनको ये चांद कह रही हैं। वाकई बहुत खूबसूरत तो थे, इसमें कोई शक नहीं है। ऋषि कपूर साहब इस फिल्म में बेहद खूबसूरत अदाकारी का नमूना भी पेश किया था ऋषि कपूर साहब ने। तो फिलहाल चित्रा, हम बताएंगे ऋषि कपूर साहब से जुड़ी हुई कुछ दिलचस्प बातें अभी। बिल्कुल, और रिजवान, मैंने सुना है कि इस फिल्म का जिस तरीके का परफॉर्मेंस चल रहा था, जिस तरीके से मार्केट में ये फिल्म चल रही थी, जिस तरीके के अप्स एंड डाउन्स आ रहे थे, उसे लेकर ऋषि साहब काफी मायूस भी थे। मायूस इसलिए थे क्योंकि जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो उस वक्त फिल्म को ज़्यादा पसंद नहीं किया था लोगों ने, इसलिए वो मायूस हो गए थे। और इतना मायूस हुए थे कि आप यकीन नहीं करेंगी कि एक अरे सब कुछ आप बता देंगे या फिर नाज़रीन के जानने के लिए? अब हम बताएंगे आपको कि ऋषि कपूर साहब क्यों मायूस हो गए थे फिल्म के रिलीज होने के बाद। आइए जानते हैं ऋषि कपूर साहब से जुड़ी हुई इस फिल्म से कुछ खास बातें। 1980 में आई फिल्म कर्ज में ऋषि कपूर साहब ने बेहतरीन अदाकारी का नमूना पेश किया था। इससे पहले ऋषि कपूर कई सारी फिल्मों में काम कर चुके थे, लेकिन ज्यादातर फिल्मों में वो सेकंड लीड करते हुए नजर आए थे और कुछ ही फिल्में थी जिसमें वो लीड एक्टर के तौर पर नजर आए थे। उस पर भी ये परेशानी थी कि सोलो हीरो के तौर पर उनकी ज्यादा फिल्में हिट नहीं हुई थी और ऋषि कपूर अपने करियर को लेकर काफी स्ट्रगल कर रहे थे। जिस दौर में हिंदी सिनेमा में अमिताभ बच्चन हाथों में गन लिए अपनी एक्शन फिल्मों के लिए पसंद किए जा रहे थे, उसी दौर में ऋषि कपूर हाथों में गिटार लिए म्यूजिकल और रोमांटिक फिल्में कर रहे थे। ऋषि कपूर के लिए मुश्किल हो गया था अपनी फिल्मों को हिट करवाना और इसीलिए उन्हें कर्ज फिल्म से ज्यादा उम्मीद थी। ऋषि कपूर ये मान बैठे थे कि फिल्म की कहानी अच्छी है, म्यूजिक दमदार है तो फिल्म जरूर हिट होगी। लेकिन फिल्म शुरुआत में फ्लॉप रही और इसका ऋषि कपूर पर बहुत बुरा असर हुआ, क्योंकि ऋषि कपूर ने कभी ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं सोचा था कि फिल्म कामयाब नहीं होगी। वो ये सोच बैठे थे कि फिल्म सुपर हिट होगी और नतीजा ये रहा कि वो
डिप्रेशन में चले गए। उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि वो दोबारा कैमरे के सामने एक्टिंग ही नहीं कर पा रहे थे। उस वक्त वो 4 फिल्में कर रहे थे, नसीब, दीदारे यार, जमाने को दिखाना है और प्रेम रोग। 1 महीने तक वो किसी भी फिल्म की शूटिंग पर नहीं गए क्योंकि उनसे काम ही नहीं हो पा रहा था। ऋषि कपूर के घर वाले और दोस्त अहबाब उनका हौसला टूटने से परेशान होने लगे और इनके डिप्रेशन से बाहर निकलने में काफी मदद की। कुछ वक्त बाद ऋषि कपूर ने खुद को संभाला और बाकी फिल्मों की शूटिंग शुरू की। उनके मायूस होने की सबसे बड़ी वजह ये रही कि उन्होंने फिल्म के किरदार के लिए बहुत मेहनत की थी और बेहतरीन अदाकारी का नमूना भी पेश किया था। हालांकि फिल्म में उनकी एक्टिंग को काफी पसंद भी किया गया और क्रिटिक्स ने भी उनकी बहुत तारीफ की थी। आइए आपको इस फिल्म का ऋषि कपूर साहब का एक सीन दिखाते हैं। आज तो माँ खूब चिल्लाएगी। बस उसका बेटा कहीं अकेला निकल जाए तो शहर के सारे टेलीफोन और वायरलेस हिला कर रख देती है। अरे रेडिएटर में तो पानी नहीं है। ठीक है, मैं कहीं से लेकर आता हूं। I'll just be back, darling. कुछ भी कहो डार्लिंग, बीवी का प्यार बीवी का ही रहता है। बहुत गुदगुदी रहती है। माँ का प्यार भी अच्छा होता है, लेकिन ज्यादा प्यार होने से कभी कभी प्रॉब्लम बन जाता है। Too much love, you see? अभी घर जाएंगे तो देख लेना कैसे तुम्हें अपनी आंखों में बिठाती है। बहू यहाँ बैठो, वहां बैठो, बहू पंखे के नीचे बैठो। अरे बहू को जुकाम हो गया, अंग्रेजी डॉक्टर ले आ। लेकिन उसे क्या मालूम आजकल की बहुएं ज्यादा चूचा पसंद नहीं करती। कामनी, मेरी माँ बहुत अच्छी है। घर जाती है उसके पैर छू लेना, इंप्रेस कर देना। लेकिन तुम्हें पैर छूना आता है? तुम्हें तुम जैसी अंग्रेजी लड़कियों के साथ यही प्रॉब्लम। देखो मैं कैसे छूता हूं, ऐसे ही छूना। हाँ देखो इस तरह से छुकर कह रहा, माँ मुझे आशीर्वाद दो। माँ फिर वो कहेगी, बहू सुखी रहो, सुहागवती बनी रहो। ये क्या कर रही हो तुम कामने? तुम कभी देखी खुद पर चला रही हो। कोई काम नहीं है। चलिए तो रिजवान, फिलहाल मुझे लगता है इन सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बीच एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, लेकिन इस फिल्म की म्यूजिक पर हम जरूर बात करेंगे क्योंकि अभी तक वो म्यूजिक मेरे दिमाग में चल रहा है। जो कल आपने ये फिल्म देखी है बिल्कुल। तो फिलहाल ब्रेक में भी आप चाहें तो गाना सुन लीजिएगा इस फिल्म का एक। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद फिल्म कर्ज के म्यूजिक से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से आपको बताएंगे। लौट कर आते हैं इस वक्फे के बाद। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने वेस्टर्न म्यूजिक इस्तेमाल करने का फैसला किया और तमाम वेस्टर्न कंपोजिशन को सुनना शुरू किया। उनको आर.डी. बर्मन साहब के हम किसी से कम नहीं के म्यूजिक से मिलता जुलता लेकिन उससे बेहतर करके कुछ दिखाना था। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है आज फिल्म की गजब कहानी में, और आज हम बात कर रहे हैं फिल्म कर्ज की। जी हाँ, कर्ज फिल्म के दिलचस्प किस्से आपको बता रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आ रहे होंगे। चित्रा, अब हम बात करेंगे इस फिल्म के म्यूजिक की यानी गानों की। जी बिल्कुल, और वो काफी पसंद है, लेकिन उससे पहले रिजवान, ये फिल्म ना मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी एक कुछ रीमेक भी बनी है या इसकी सिमिलर स्टोरी भी मैंने हाल ही में कुछ लगभग 6-7 साल पहले कोई फिल्म रिलीज हुई है उसमें भी देखी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि ओम शांति ओम जो फिल्म आई थी शाहरुख खान साहब की और फराह खान जी की जिन्होंने डायरेक्ट किया था उस फिल्म को, वो कुछ मिलती जुलती कहानी कर्ज से उठाई हुई कहानी थी, मतलब इंस्पायर हुई थी उसी फिल्म से। और बिल्कुल, और फिर गानों में भी वही झलक देखने को मिली थी, खासतौर पर वो ओम शांति ओम वाला गाना, वो भी एक हसीना थी गाना था इस जी फिल्म का। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इस फिल्म के गानों के साथ, म्यूजिक के साथ बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जो अभी आपको बताएंगे। और आपको मैं बता दूं, इसके गानों की जब हम बात कर रहे हैं तो एक गाना तो ऐसा था कि जिसमें ऋषि कपूर साहब को डांस फिल्म के डायरेक्टर ने सिखाया था, सुभाष घई साहब ने। ओके, ऐसा कौन सा गाना था जिसमें सुभाष घई साहब? मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको, वो नाज़रीन खुद जानेंगे। तो आइए हम जानते हैं अब इस फिल्म के जो गाने थे, उसकी जो म्यूजिक था, उससे जुड़ी हुई कुछ दिलचस्प बातें जो आपको हैरान करेंगी। आइए जानते हैं, फिर गीत सुनेंगे इस फिल्म के। 1980 में आई फिल्म कर्ज के म्यूजिक की बात करें तो इसका म्यूजिक सुपर हिट हुआ था।
म्यूजिक कंपोज किया था मशहूर मौसीकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। सुभाष घई ने जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब से कहा कि वो एक म्यूजिकल रिवेंज लव स्टोरी बना रहे हैं तो म्यूजिक बहुत शानदार हो, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने वेस्टर्न म्यूजिक इस्तेमाल करने का फैसला किया और तमाम वेस्टर्न कंपोजिशन को सुनना शुरू किया। उनको R.D. बर्मन साहब के हम किसी से कम नहीं के म्यूजिक से मिलता जुलता लेकिन उससे बेहतर करके कुछ दिखाना था, जो डिस्को म्यूजिक में आने वाले वक्त में ट्रेंड सेटर बने। काफी मेहनत के बाद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने सारी धुन तैयार की और एक सिग्नेचर ट्यून तैयार की गई, जो कि गिटार को इस्तेमाल करके बनाई गई थी, जिसको फिल्म में कई बार इस्तेमाल किया जाना था। सुभाष घई को सारी धुन बहुत पसंद आई और जब फिल्म रिलीज हुई तो इसके म्यूजिक ने हिंदुस्तान भर में धमाल मचा दिया। बिनाका गीत माला पर इसी फिल्म का ओम शांति ओम किशोर दा की आवाज में दूसरे पायदान पर आया था। और इतना ही नहीं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया था। इसके अलावा जिस तरह से इस फिल्म के गाने फिल्माए गए थे उसकी भी कुछ दिलचस्प कहानियां हैं। इस फिल्म का एक गाना जिसमें ऋषि कपूर को फिल्म में इंट्रोड्यूस किया गया था, पैसा ये पैसा, वो फिल्म में 15 मिनट बाद दिखाया गया था और सुभाष घई ने इस गाने की शुरुआत से ही फिल्म की ओपनिंग क्रेडिट्स यानी कास्ट और क्रू के नाम डिस्प्ले किए थे। और पहली बार किसी हिंदी फिल्म में ऐसा हुआ था कि कास्टिंग क्रिएटिव अंदाज से दिखाई गई थी, जिसमें गाने के बीच में ही कैमरा मूव करता है और तमाम लोगों के नाम हाथों से लिखकर कहीं न कहीं लगाए गए थे, जो लोगों ने पहली बार देखा था। बात करें इस फिल्म के एक और गाने की जो रफी साहब की आवाज में बहुत हिट हुआ था, दर्द दिल दर्द जिगर। उस गाने के साथ भी एक दिलचस्प किस्सा जुड़ा हुआ है। जिस दिन इस गाने की शूटिंग करनी थी तब सेट पर ऋषि कपूर को कोई कोरियोग्राफर नहीं मिल पा रहा था और वो सेट पर डांस मास्टर की तलाश कर रहे थे। जब सुभाष घई ने उनकी परेशानी की वजह पूछी तो सुभाष घई ने बताया कि इस गाने में डांस मास्टर की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ज्यादा डांस नहीं करना है। ऋषि कपूर को उन्होंने कहा कि मैं खुद ही तुम्हें डांस सिखा दूंगा। ऋषि कपूर हैरान हुए क्योंकि एक डायरेक्टर का डांस सिखाना और वो भी एक्शन फिल्म के डायरेक्टर का कोई आम बात नहीं थी क्योंकि ये रोमांटिक गाना था। सुभाष घई ने उन्हें तसल्ली दी कि अगर अच्छा नहीं हुआ तो गाने को दोबारा शूट कर लेंगे। फिर वो मान गए और इस गाने पर जितना भी डांस था वो सुभाष घई ने ऋषि कपूर को सिखाया था। मदहोश नजरें कर रही है शायरी, आपकी मदहोश नजरें कर रही है शायरी। ये गजल मेरी नहीं, ये गजल है आपकी। मैंने तो लिखा जो कुछ लिखाया आपने, दर्द दिल दिल में जगाया आपने, दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। और थोड़ी देर में बस हम जुदा हो जाएंगे, और थोड़ी देर में बस हम जुदा हो जाएंगे। आपको ढूंढूंगा कैसे रास्ते खो जाएंगे, नाम तक भी तो नहीं अपना बताया आपने, दर्द दिल में जगा
तो रिजवान, वाकई इस फिल्म के सारे गाने, यानी कि सारे के सारे गाने, ऐसा एक भी गाना नहीं था जो कम किसी से कहा जा सके। सारे गाने एक से बढ़कर एक हिट सबसे हुए अच्छा थे। कौन सा लगता था आपको? और वो गिटार वाला जो गाना है वो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड में आप थोड़ा गिटार पे मेहनत करके आएंगे और शायद मैं वो सिग्नेचर ट्यून सुन सकूं। मैं आपको बता दूं, मेरी मेहनत बहुत अच्छी है, मैं बहुत परफेक्ट हूँ गिटार में, तो मैं आपको सुना दूंगा। खैर ठीक है, ठीक है, और हम कोशिश करेंगे कि नाजरीन को भी सुनवा सकें फिर कभी। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। तो फिलहाल वक्त तो चला है अब आपसे रुखसती लेने का, लेकिन वादा करते हैं कि अगले शुमारे में एक बार फिर से आपके सामने आएंगे और लेकर आएंगे किसी नई फिल्म के दिलचस्प कहानी, उसके दिलचस्प किस्से। क्यों चित्रा? बिल्कुल रिजवान, लेकिन फिलहाल वक्त हमें इशारा कर रहा है कि विदा लेने का टाइम हो चला है। चलिए अब वक्त है इजाज़त लेने का। आप रखिए अपना ख्याल, हम दोनों को दीजिए इजाज़त। आदाब। आदाब।